तो चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का एक वन शॉट। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए। बेटा मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एक बार नोट कर दीजिए। ओके 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 ओके। बहुत ध्यान से देखिएगा। इशिका इज देयर, यस इशिका इज देयर। और जो बच्चे खासकर कोमल, जिन बच्चों को खासकर डाउट था हेलो एल्केन हेलो एरीन में, मैं चाहता हूँ एक बार सब बच्चे ज्वाइन कर ले। चलिए अभी बहरहाल बहुत टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं इनके करने के तरीके पर, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चैप्टर 4 भागों में किया जाता है। सबसे पहला भाग होता है उस चैप्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का नॉमेनक्लेचर जो जानता है उसको आगे जाकर किसी भी चैप्टर के नॉमेनक्लेचर में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। दूसरा है MOP मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे तरीकों से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, और चौथा बच्चों है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा टारगेट होगा कि कुछ मिस ना हो जाए, और अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो हम उसको लॉन्च है उसमें खैर ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, उसके हिसाब से हम सारी चीजें करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले IUPAC की बातचीत। IUPAC RX से दिखाया जाता है हेलो एल्केन। मतलब इतनी बात तो तय है कि आज का लेक्चर आप अगर बहुत मन से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, तो आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन में तो कोई परेशानी आने नहीं दूंगा, इतनी बात तो तय है। तो उसके लिए आपको चाहिएगा बहुत ध्यान से डेडिकेशन से सुनते रहिए। RX शो करता है हेलो एल्केन को, जिसमें R फैमिली है, जिसमें कार्बन को शो किया जा रहा है। कितने कार्बन, कैसे कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है, R का मतलब है कार्बन। कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, वो अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है। ब्रांचिंग नॉन ब्रांचिंग कुछ भी है R। और X का मतलब है हैलोजन। जब मैं हैलोजन की बात करता हूं तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं, जिनमें हमारे पास बेसिकली है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अलावा दो नए हैलोजेंस भी हैं। दो नए मतलब एक तो इसके नीचे एस्टाटीन जो कि रेडियो एक्टिव हैलोजन है, उसके नीचे टेनिसिन एक और नया हैलोजन भी डिस्कवर हुआ है। बट हमें बहरहाल इस चैप्टर में 4 हैलोजन के बारे में पढ़ना है। तो ये है हेलो एल्केन, इसका IUPAC नाम है हेलो और एल्केन, जिसमें हैलोजन से शो किया जाता है हेलो को। प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स नाम के पहले जो लिखा जाता है वो प्रीफिक्स होता है। आप देख रहे हैं नाम के पहले क्या है, हेलो। हेलो प्रीफिक्स है। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो यूज होगा। और एल्केन है नाम के पीछे। एक नोट बताता जाता हूं, टिप। वो टिप ये है कि जब भी कोई नाम प्रीफिक्स में आता है, इसका मतलब उस फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस कम होती है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में आता है, और मैं आप लोगों को बता दूं मोटा मोटा दो ही फंक्शनल ग्रुप है ऐसे जो प्रीफिक्स में आते हैं। एक होता है नाइट्रो एल्केन RNO2, और एक है हेलो एल्केन RX। इन दोनों के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप आप प्रीफिक्स में नहीं देखोगे, मतलब पहले नहीं देखोगे, हमेशा वो पीछे लिखा होगा सफिक्स। इसका मतलब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी प्रेफरेंस ऑर्डर बिल्कुल कम है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी कम है इनकी प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि एन, इन, आइन कम से कम नाम के पीछे लगते हैं। नाम के पीछे लगने वाले हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीफिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए।
सिंपल से बेसिक से एग्जांपल बताऊं तो जैसे CH3Br, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोमीथेन, क्योंकि ब्रोमो यूज हुआ, एक कार्बन है तो मीथेन है। CH3CH अगर कुछ ऐसा है तो यहां से हम नंबरिंग देखेंगे कहां से हैलोजन क्लोजेस्ट पड़ रहा है। सपोज करो यहाँ पर दोनों तरफ से इक्वल नंबर पर है हैलोजन, दोनों तरफ से नंबर 2 पर ही है, तो इसका नाम क्या हुआ? 2 पर ब्रोमो, और फिर प्रोपेन है, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं जिसमें C है, इधर Br है, इधर क्लोरीन है, आप कहेंगे सर अब क्या करेंगे आप, दोनों तरफ से इक्वल है। एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं लोएस्ट सम रूल, उसमें हम देखते हैं कि दोनों पोजीशन से स्टार्ट कर कर अगर यहां से करूंगा 1 2 3 4, ब्रांचिंग कहां कहां पर है? सेकंड पर और थर्ड पर, तो ये कहता है उन दोनों नंबर्स का सम करिए। और अगर आप नेमिंग दूसरे एंड से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो यहां से भी सेकंड और थर्ड पर ही पड़ता है, मतलब यहां पर दोनों तरफ से नाम इक्वल पड़ रहे हैं। अदरवाइज हमें लोएस्ट देखना पड़ता है, जहां से ये सम कम होता है, हमें उस एंड से शुरू करना होता है। क्योंकि ये दोनों तरफ से बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फिर मैं कहूंगा नहीं यार, यहाँ पर दो अलग अलग हैलोजेंस हैं, एक है क्लोरो एक है ब्रोमो, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करना है। उसके बाद अगर मैं नाम यहां से शुरू करूं तो हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ब्रोमीन को, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का नाम बी से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने नाम को यहां से शुरू किया जहां से ब्रोमो पास पड़ा, तो इसका नाम हुआ 2 ब्रोमो 3 पर क्लोरो, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन। इस तरह से ये नाम पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो इनका डबल बॉन्ड पे अगर हैलोजन लगा हो तो हम लोगों को ध्यान करना है, डबल बॉन्ड पर अगर कोई हैलोजन लगा है, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखिएगा। लेट मी टेक अनदर कलर पेन। यहां पर हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक चीज जिंदगी भर याद कर लीजिए, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उसे हम sp3 कार्बन कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये याद रखिएगा। और इसी के साथ एक और बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड को खींचने की क्षमता, बॉन्ड को खींचने की क्षमता। बॉन्ड को कौन खींच पा रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन से किसको प्यार है? तो अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर डबल बॉन्डेड और फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, फिर sp2 और फिर sp3। अगर मैं इधर देखता हूं तो ये हैलोजन, ध्यान से देखिए, हैलोजन किस कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस केस में इसका एक स्पेशल नाम होता है विनाइल हैलाइड, इसे हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। इनका एक स्पेशल नाम होता है, विनाइल हैलाइड के नाम से ये जाने जाते हैं जब ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े होते हैं। विनाइल हैलाइड ये कॉमन नेम है। पर इस केस में देखिएगा, हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। जो सिंगल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों में अंतर है भाई, ध्यान से सुनिए। ऊपर वाले में हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन से, ऐसे केस में उसे हम विनाइल हैलाइड कहते हैं। पर अगर हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब हैलोजन इज नॉट डायरेक्टली हेल्ड विद अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम,
Halogen is held with a carbon which is held to a double bonded carbon atom. This is the difference. इन्हें हम कहते हैं allyl halide. ये नाम आप लोगों को लर्न करने हैं, allyl halide और vinyl halide. अगर इनके IUPAC नाम की चर्चा हम करें बच्चों, तो यहां पर कितने मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 2. तो इसे हम बोल सकते हैं क्लोरो, और ये 2 कार्बन इथीन, क्लोरोइथीन. नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 से, क्योंकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है. बट जब इसमें नंबरिंग की बारी आती है बेटा, इस वाले कंपाउंड में, तो हम नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा. आई रिपीट, मैंने आपके चैप्टर में शुरू में ही बता दिया था कि हेलोजन, यहाँ पर हेलोजन सबसे लीस्ट प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है. तो जब यहाँ पर हेलोजन डबल बॉन्ड के साथ आया तो हमें डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है और नाम वहां से शुरू करना है जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, मतलब यहां से. तो इसका नाम क्या पड़ा? 3 पर क्लोरो पड़ा, 3 पर क्लोरो. फिर प्रोपीन, प्रोपीन लिख दो, या कोई अगर लिखना चाहता है प्रोप 1 इन, वो भी लिख सकता है. मेरे ख्याल से आपको यहां तक बातें समझ में आ रही है. अगर लगातार 2 कार्बन पर 2 सेम हैलोजन लगे हों या सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हों, इधर भी Cl इधर भी Cl, ये मैं अगली चीज बता रहा हूं, नई चीज बता रहा हूं. मैंने विनाइल हैलाइड बता दिया. विनाइल हैलाइड का मतलब है जब कोई फंक्शनल ग्रुप हैलोजन या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो. एलाइल का मतलब क्या है? जब कोई फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो. अब मैं कह रहा हूं लगातार 2 सेम फंक्शनल ग्रुप अगर 2 एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हो, एडजेसेंट मतलब बगल वाले, उसे हम लोग कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड. विसिनल डाइहैलाइड. बच्चों ये सब चीजें ना बहुत काम की हैं. क्यों? क्योंकि अगर मैं Cl हटा दूं और दोनों तरफ OH OH लगा दूं तो ये विसिनल डाई ऑल बन जाएगा. इसका मतलब ये सिर्फ इस चैप्टर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हमेशा चलते रहेंगे, हर जगह विसिनल चलेगा. विसिनल का मतलब है जब कोई सेम फंक्शनल ग्रुप 2 एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ जाता है. इसका दूसरा नाम है एल्काइलीन. और यहीं पर अगर एक ही कार्बन पर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर मतलब इधर भी Cl आ गया, इधर भी Cl आ गया, एक ही कार्बन पर आ गए. जैसे ऊपर वाले में एडजेसेंट कार्बन पर थे और इसमें एक ही कार्बन पर आ गए, तो इसे हम लोग कहते हैं जेमिनल. या फिर इसका दूसरा नाम है एल्काइलिडीन. एल्काइलिडीन इसका दूसरा नाम. तो हम लोगों ने इस चार्ट पर टोटल कितनी नई चीजें सीखी? 4. एक ही पीपीटी पर हमने 4 चीजें सीखी. विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, एलाइल हैलाइड क्या होते हैं, विसिनल उनका दूसरा नाम एल्काइलीन होता है, और जेमिनल जिनका दूसरा नाम एल्काइलिडीन होता है. ये 4 चीजें सीखी. एक क्वेश्चन पर आते हैं. आप लोगों के एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मतलब एनसीईआरटी के टाइप का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इस टाइप की, इसका आईयूपीएसी नाम हमें बताना है. तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है. लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? अगर आप देख पा रहे हैं ये लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन. अब हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है? अब हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, ध्यान से देखिए जरा. स्टार्टिंग कहां से करनी है? जहां से डबल बॉन्ड करीब है, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है और एक हैलोजन. हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को. तो हम देख रहे हैं सर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर पर है. अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो 2 नंबर पर है, वहां से शुरू करता हूं तो भी 2 नंबर पर है. तो अगर डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है तो हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हैलोजन को देखेंगे कि वो कहां से करीब पड़ रहा है. वो यहां से करीब पड़ रहा है, तो ये 1 हुआ, ये सेकेंड कार्बन हुआ, ये थर्ड कार्बन हुआ और ये फोर्थ कार्बन. तो उसका नाम हुआ 1 क्लोरो
1 क्लोरो और फिर कितने कार्बन है टोटल 4 ब्यूट और फिर सेकंड पर इन, तो 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन इसका नाम हुआ। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं ये एक एलाइल हैलाइड भी है, एलाइल क्लोराइड भी है। सवाल आता है ये एलाइल क्लोराइड क्यों है? जरा हैलोजन को देखिए किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन पे टकटकी लगाइए। हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन। और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो एक एलाइल भी हुआ, तो हमारे एक पथ दो काज हो गए। मुझे एलाइल भी आपका एक एग्जांपल समझा दिया। एलाइल का एक और हिट एग्जांपल होता है जिसे हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने डबल बॉन्डेड कार्बन है बच्चों, आपका जवाब होगा 6, क्योंकि इसमें 6 के 6 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहां पर एक CH2 जोड़ देता हूं तो ये वाला कार्बन एक लौता सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। इसका मतलब यह कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। आप देख सकते हैं यह कार्बन एलाइल कार्बन है, बिल्कुल। बट क्योंकि ये बेंजीन से भी जुड़ा है तो इसे एलाइल के साथ एक और नाम से जाना जाता है जो ज्यादा फेमस है, और जो ज्यादा फेमस है उसे हम कहते हैं बेंजाइल। बेंजाइल वही आइल ही आगे नया एलाइल बेंजाइल। तो अगर ऐसे Cl लगा है तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा बच्चों। अगर इधर OH लगा दिया तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस पे लग रहा है। इसका मतलब अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है बेंजीन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करना। तो अगर मैं बेंजीन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करूं तो बहुत इजी है। जैसे यहां पर ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब इस कंपाउंड का नाम, ये पिछले साल जेई में आ रखा है ये क्वेश्चन। आप कहेंगे इतना आसान? हाँ जी इतना आसान, बट इसमें थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको समझनी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। यस बोल सकते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं बेटा, अगर यहां पर ऐसा कुछ होता, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कुछ ऐसा होता तो ये कंपलसरी हो जाता कि आप इस वाले कार्बन को नंबर 1 दें और इस वाले कार्बन को नंबर 2 दें। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अल्फाबेटिकली पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है? ब्रोमीन को। तो इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। यस, बट यहां पर अगर मैं ऊपर देखता हूं तो यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है और एक है अल्काइल मिथाइल ग्रुप। हम लोग इसके नोमेनक्लेचर को डील करते वक्त मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा। क्या? मैं आपको बताऊंगा कि सब बच्चों को पता होना चाहिए कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। कोई बताएगा? मिथाइल बेंजीन का एक नाम है स्पेशल। यस, टॉलुइन। गुड, इट इज टॉलुइन। उस हिसाब से ये 1 है और ये 2 है, तो उसमें यही आंसर था जो बच्चों ने गलत करा, 2 क्लोरो टॉलुइन। यही परफेक्ट आंसर है, 2 क्लोरो टॉलुइन। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे, समझेंगे इसको, तो आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। अगर थोड़े से लेवल बढ़ाता हूं जिसमें मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, CH3, आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं पहले बच्चों। ये है बेंजीन नॉर्मल, जिसको हम लोग C6H6 कहते हैं। दरअसल अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हर कार्बन, यहां पर हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। पर अगर कहीं पर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं उसमें, तो उसको ऐसे डैश से दिखाया जाता है, तो ये बन जाता है C6H5। और कहीं अगर ऐसे आ जाता है बेटा, 2 डैश आ जाते हैं,
तो ये तो बन जाएगा C6H4। बट ये 2 डैश वाले ऐसे भी बन सकता है, ये भी C6H4 है। आप समझिए, एक बच्चा ये बना दे, ये भी C6H4, तीनों ही C6H4। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं एक 11th क्लास की चीज। यहां पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप Fg जुड़ा है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसे मैं Fg मानता हूं, इसके पास वाली पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं और इसके पास वाली पोजीशन को मेटा और सामने वाले पोजीशन को पैरा। ये याद कर लीजिए। तो यहां पर या दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से ऑर्थो है, तो ये ऑर्थो C6H4 है। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मेटा है, तो ये मेटा C6H4 है। और यहाँ एक दूसरे के रिस्पेक्ट से ये पैरा है, इसलिए पैरा C6H4 है। इसका मतलब C6H6, C6H5 और C6H4, इनको देखते ही आप समझ जाइए ये सब बेंजीन के ही सूचक है। C6H6, C6H5, C6H4, आई रिपीट, ये सब बेंजीन के सूचक हैं। देखो अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाए CH3, CH, OCl, C6H4, CH3, एक ये कंपाउंड आ जाए CH3, CH, C6H5, CH, ये दो कंपाउंड आ जाए और ये आ जाए, मैंने 3 कंपाउंड लिखे हैं। ये 3 कंपाउंड जिसको समझ में आ गए तो समझ लीजिए आज की ऑनलाइन क्लास उसके लिए सफल है। पहला, कैसे बनाएंगे? ये 2 फोल्ड क्वेश्चन है। 2 फोल्ड क्वेश्चन मतलब पहले इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो पहले CH3 बनाइए, CH3 बनाया, फिर CH बनाइए, बनाया, फिर इस C6H4 को देखते ही मैं समझ गया सर ये तो बेंजीन है। आप सुन लो मेरी बात, ये बेंजीन है। मैंने कहा अच्छा बेटा, वेरी गुड। और ये कैसा बेंजीन है? इसके C6H4 है सर, इसका मतलब ये एक ऐसा बेंजीन होगा जिसकी 2 वैलेंसी खाली होगी। तो जब आप इसे ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब एक तो ये इधर से लगा होगा कार्बन की चेन से और एक और वैलेंसी खाली होगी। और वो कैसे पता लगेगा मुझे? वो इस बात से पता लगेगा ऑर्थो पे क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है। ऑर्थो पे क्लोरीन लगा, वेरी गुड। ब्रैकेट खत्म हो गया। ब्रैकेट वाली चीज का मतलब ही होता है वो मेन चेन में नहीं है। ब्रैकेट वाली चीज का मतलब ही वो मेन चेन में नहीं है, वो ब्रांचिंग में। किसके ब्रांचिंग में है? जिससे ब्रैकेट में स्टार्टिंग है। फिर CH3, फिर CH3। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर बन गया। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा। अब आप कहेंगे सर यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो ये जिसे हम कहते हैं ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब जब कार्बन की ऐसी चेन बन रही है ओपन, जिसमें रिंग ना हो, इसे कहते हैं ओपन चेन। सर एक ये है जिसे हम कहते हैं क्लोज चेन। मतलब तरीके के हिसाब से ये हेलो एल्केन वाला पार्ट हुआ और ये हेलो एरीन वाला पार्ट हुआ। एरीन मतलब बेंजीन, जिसमें बेंजीन है, और ये है ओपन चेन और ये है क्लोज चेन। तो हमेशा याद रखिए सभी बच्चों, जब भी ओपन चेन और क्लोज चेन की बात आती है, बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब भी ओपन चेन और क्लोज चेन की बारी आती है, आप हमेशा एक ही को आप मेन चेन मान सकते हैं। एक ही को आप मेन चेन मान सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप मेन चेन मान सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगेगा कि किसको मेन चेन मानना है? तो ये बड़े अहम पड़ाव पर आ गए। कैसे पता लगेगा किसको मेन चेन मानना है? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। इधर फंक्शनल ग्रुप इकलौता हैलोजन है और वो हैलोजन बेंजीन से जुड़ा है। इसका मतलब बेंजीन यहां पर मेन चेन है बच्चों, बेंजीन यहां पर मेन चेन है सर।
अगर बेंजीन मेन चेन है तो दूसरी वाली आइटम हमारी साइड चेन होगी। दूसरी वाली चेन हमारी साइड चेन हो गई। तो हम कहां से शुरू करेंगे? हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 पर जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा है, कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा, इसे हम कहेंगे 1 ध्यान से देख लो बच्चों, इसे मैं प्रोपाइल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये वाला कार्बन बेंजीन से नहीं जुड़ा। अगर ये वाला जुड़ा होता, अगर ये ऐसे होता तो मैं इसके लिए बहुत आसान नाम बोल देता, मैं इसे बोल देता प्रोपाइल है। ये पूरा प्रोपाइल, 1 पे क्लोरो है, 2 पे प्रोपाइल है। बट अभी इसे प्रोपाइल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेन चेन यहां पर बेंजीन है और जो मेन चेन से कार्बन जुड़ा होता है उसे हम 1 मानते हैं। तो ये 3 कार्बन आ गए लॉन्ग चेन में, प्रोपाइल हो गया। बट यहां पर मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये है 1 तो ये हुआ 2 मतलब यहां पर ये बना साइड चेन इथाइल का। मतलब 1 पे क्लोरो है, 2 पे इथाइल है। पर 2 पे सिर्फ इथाइल नहीं है, 2 पर इथाइल के साथ साथ उसी में एक मिथाइल भी है। मतलब 2 पे इथाइल और मिथाइल दोनों है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, 2 पर है क्या? इथाइल, और उस इथाइल के 1 पर कौन जुड़ा है? मिथाइल। तो कैसे लिखेंगे? 1 पर मिथाइल और फिर इथाइल और फिर आखिर में बेंजीन। ध्यान से देखिए बेटा, क्या क्लासिक क्वेश्चन बना है, मजा आ गया। दोबारा से एक बार, ये कंपाउंड था मेरे पास, मैंने इसे 1 पे क्लोरो माना, 2 पर जो ये कार्बन था इसे 1 माना, इसे 2 माना। तो मैंने क्या लिखा? 1 पे क्लोरो, फिर 2 पर ब्रैकेट में 1 पर मिथाइल, ये वाला मिथाइल आ गया। फिर ये 2 कार्बन है इथाइल, फिर आखिर में मेन चेन क्या है? बेंजीन, आखिर में लिखा। इस तरह से ये नाम हो। बच्चों यहां पर कुछ मैं पॉसिबिलिटीज बताना चाहता हूं। मान लीजिए यहां पर एक कार्बन और आ गया, तो इस केस में मैं 1 2 इसे नहीं मानूंगा। जहां लॉन्गेस्ट बन रही है 1 2 3 इसे मानूंगा। और उस केस में नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 पे क्लोरो, 2 पर ब्रैकेट में 1 पर मिथाइल, ये वाला मिथाइल है, और ये 3 कार्बन को मैं कहूंगा प्रोपाइल। इस तरह से नाम चलता। फिर तो हम साथ के साथ पॉसिबिलिटी भी देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरे क्वेश्चन की बारी है। दूसरा क्वेश्चन, CH3 मैंने ड्रॉ करा, CH3, फिर CH, फिर CH से बेंजीन जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है, बेंजीन के ऑर्थो पर ब्रोमीन जुड़ा है, फिर इधर CH जुड़ा है और CH पर Cl जुड़ा है, और फिर CH। सर टाई हो गया मैच। मैंने कहा टाई हो गया, क्या मतलब क्या हुआ भाई? तुम कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ओपन चेन में भी है, देख लीजिए आप। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहा है। और सर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्लोज चेन में भी है। सर मैच टाई हो गया। वहां पर भी फंक्शनल ग्रुप, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए क्या करेंगे? तो जब दोनों जगह फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमें देखना पड़ता है दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है। यहाँ पे भी हेलोजन, यहाँ पे भी हेलोजन, सर दोनों सेम हेलोजन है। फिर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ता है। ब्रोमीन कम्स फर्स्ट, इसका मतलब ब्रोमीन हुआ मेन चेन, मतलब बेंजीन हुआ यहाँ मेन चेन। तो ये वाला कार्बन 1, ये वाला कार्बन 2 मेन चेन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है 1 अब देखेंगे यहां पर बन रही है 2 कार्बन की, वहां 2 और 3 तो इसका मतलब वहां 3 कार्बन की चेन बनते हुए नजर आ रही है, वो लॉन्गेस्ट है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 पर तो ब्रोमो टिका दिया तुमने, ठीक है भाई, और फिर सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है प्रोपाइल, बट उसके 1 पर क्या है? मिथाइल है, और 2 पर क्या है? क्लोरो। तो ये भी तो लिखेंगे भाई, बिल्कुल लिखेंगे जनाब। पहले कौन आता है? क्लोरो, अल्फाबेटिकल पे।
तो 2 डैश पर क्लोरो, फिर 1 डैश पर मिथाइल, और फिर 3 कार्बन की चेन को प्रोपाइल, और आखिर में बेंजीन, आखिर में बेंजीन। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। दोनों जगह ब्रोमीन होता तो कोई भी लिखते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ले लेते। अगला क्वेश्चन, CH3 हमने बनाया, CH, फिर CH है, फिर इसके ऑर्थो पर हम लोग लगा देंगे Br, फिर CH, और फिर CH2, ऐसा। अब यहां पर भी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हैलोजन है और एक डबल बॉन्ड है, और दोनों में से मैं आपको बता दूं प्रायोरिटी ज्यादा डबल बॉन्ड की है। इसका मतलब ये है मेन चेन, कहानी ने ट्विस्ट लिया, और ये है मेन चेन। ये है फर्स्ट, यहां से डबल बॉन्ड क्लोज पड़ रहा है 3, और ये 4। थर्ड से जो कार्बन लगा हुआ है 1 डैश 2 डैश, तो सबसे पहले 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है 2 डैश ब्रोमो, और बेंजीन इस बार साइड चेन में है, बेंजीन मेन चेन नहीं है। ऊपर वाले दोनों केस में बेंजीन मेन चेन था, इसमें बेंजीन मेन चेन नहीं है, और जब बेंजीन मेन चेन नहीं होता बच्चों, उसे हम फिनाइल कहते हैं, फिनाइल। 2 डैश ब्रोमो, फिनाइल, फिनाइल। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटीन। ये क्या है, 4 कार्बन का ब्यूटीन। ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर है। ब्यूट 1 इन लिखो या ब्यूटीन लिखो। तो ये नॉमेनक्लेचर थे कुछ जो बहुत अच्छे थे। अभी हम और दो नॉमेनक्लेचर करेंगे जो बहुत अच्छे होंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी का ही एक बहुत अच्छा नॉमेनक्लेचर कराऊंगा मैं। CH3CH C पैरा Cl C6H4 ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2। आइए इस कंपाउंड को करते हैं। इस कंपाउंड के नाम में हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है, CH3 हमने बनाया, C, फिर C बनाया, और C पर ये जो C6H4 देखते ही हम समझ गए बेंजीन है। ऐसे दो हैं, दो दो जब होंगे ना, तो एक ऊपर बनेगा बेंजीन और एक नीचे बनेगा बेंजीन, और दोनों पे पैरा पर Cl है। और जब ऐसे दो ग्रुप सेम होते हैं, जैसे दो Cl होते हैं एक ही कार्बन पर, तो हम क्या कहते हैं, डाई क्लोरो कहते हैं ना। एक ही कार्बन पर दो मिथाइल होते हैं, बोलते हैं डाई ब्रोमो। ऐसे बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर भी नंबरिंग है, जब ऐसे दो होते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप, उनके आगे डाई नहीं लगता, उनके आगे बिस लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंदर भी यहां पर नंबरिंग होगी। जब ब्रैकेट के अंदर नंबरिंग होगी तो बाहर डाई नहीं लिखा जाता, बिस लिखा जाता है। ऐसे बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप अगर दो होते हैं तो बिस लिखा जाता है, डाई नहीं लिखा जाता। फिर C, फिर डबल बॉन्ड, ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, ऑब्वियसली मेन चेन ये होगा। क्यों होगा मेन चेन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। बच्चों यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो भी ये मेन चेन होता। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, हाँ मैं यही तो बात कर रहा हूं। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो भी ये मेन चेन होता। क्यों, क्योंकि क्योंकि यस, क्योंकि यहां पर हमारे इधर अगर इसको मेन मान लूंगा मैं, मान लो इसको मेन मानूंगा, तुम कह रहे हो सर इसको मेन मानो, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको मेन मानोगे। भैया ऊपर भी तो है सेम, सेम ऊपर भी मौजूद है, उसे भी मेन मानो। दो दो मेन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते दो दो मेन। सर दोनों सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप है, तो वो दोनों को मेन मानो भैया, दोनों को मेन मान ही नहीं सकते। इसीलिए तो जब दोनों को मेन नहीं मान सकते तो दोनों को साइड चेन में मानते हैं, ये नियम है IUPAC का।
तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2, ये 3, ये 4, थर्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो हम लिखेंगे 3,3, 3 पर 2 बार है ऊपर और नीचे, 3 पर ऊपर भी है 3 पर नीचे भी है, क्या है बिस, बिस मतलब 2 बार, बिस मतलब 2 बार, क्या 4 डैश पर क्लोरो, 4 डैश पर क्लोरो, और बेंजीन, बेंजीन जब साइड चेन में होती है बच्चों क्या बोलते हैं उसे, अभी अभी बोला मैंने, फिनाइल। फिर 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूटीन, ब्यूटीन कह दो या ब्यूटवलीन कह दो, दोनों में से कुछ भी कह दो, मर्जी आपकी। इसके बाद और मैंने कहा था बड़ा अच्छा सा फंक्शनल ग्रुप आपको करवाऊंगा, ये चीज, ये चीज, इसका नाम क्या है बच्चों, ये है DDT। अगर मैं कायदे से बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, इसमें कितने कार्बन है आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, ठीक है, तो मैं कायदे से बनाऊं तो थोड़ी इज्जत दे दूं उसको, तो ऐसे है ये का तरीके से, कार्बन H, इधर भी वही है हिसाब किताब Cl, और इधर भी वही है, और मैंने आपको बता दिया जब भी दो बेंजीन आते हैं तो ट्रिक है, दो बेंजीन आ जाए, एक से अधिक बेंजीन आ जाए तो इसका मतलब बेंजीन तो मेन चेन में हो ही नहीं सकता, बात ही खत्म, बेंजीन तो मेन चेन में भाई साहब हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, बिस लगा दे, वो समझ लो बिस आ जाएगा, बिस डाई नहीं आएगा, बिस आएगा, तो इसका था यहाँ पे मेन चेन बच्चों बनती है आप लोगों की ये वाले दो कार्बन की, ये दो कार्बन की बनती है मेन चेन, इसे कहते हैं DDT। DDT आपने सुना होगा ना, डाई क्लोरो, देख लो डाई क्लोरो, ये वाले दो क्लोरीन की बात कर रहे हैं वैसे तो, डाई फिनाइल, डाई फिनाइल मतलब दो बेंजीन है, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल हो गए, डाई क्लोरो डाई फिनाइल हो गए, ठीक है, उसके बाद ये तीन क्लोरीन कौन गिनेगा भाई, तो ट्राई क्लोरो, दो कार्बन है अंत में, इथेन। देखो भाई दोबारा बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन DDT की फुल फॉर्म है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल, ये हो गया डाई क्लोरो डाई फिनाइल, उसके बाद ट्राई क्लोरो, एक दो तीन ट्राई क्लोरो, और इथेन क्यों, क्योंकि दो कार्बन है, पर ये इसका IUPAC नाम नहीं है ना, IUPAC नाम क्या होगा, यहां से स्टार्टिंग होगी 1 2, सर यहां से स्टार्टिंग क्यों होगी, क्योंकि इस कार्बन पर 3 जगह फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो बेचारा हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को तो फंक्शनल ग्रुप गिनते ही नहीं है हम लोग, तो इसका मतलब सर नंबरिंग शुरू होगी यहां से, तो इसका नाम होगा 1,1,1 ट्राइक्लोरो, ठीक है, उसके बाद 2,2 बिस, सर बिस तो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यस, इसलिए ये पहले लिखा जाएगा बिस, बिस के बाद क्या है ब्रैकेट में 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, 4 डैश पर क्लोरो है, फिनाइल, और फिर आखिर में दो कार्बन की वजह से नाम आया इथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, 2,2 बिस, 4 डैश फ्लोर क्लोरो फिनाइल इथेन, ये इसका नाम बैठा। इसकी प्रैक्टिस आप खूब करिएगा, मैंने खूब इसकी वर्कशीट दी है, की प्रैक्टिस करिएगा। UPSC तो हो गया जनाब, करते हैं MOP, कैसे बनाया जाता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को बनाने का तरीका, तो ध्यान से देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहला फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, आपको पता है एल्केन को कैसे शो किया जाता है, एल्केन को शो किया जाता है RH से, क्यों, जैसे मीथेन है
तो मीथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मिथाइल। आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, और एच, बिल्कुल। C2H5 क्या होता है? इथाइल, और एक एच लगा दिया तो इथेन बन गया। तो RH से एल्केन को शो किया जाता है। इसमें अगर हम हैलोजन डाल दे, कोई भी हैलोजन डाल दो आप, Hμ की प्रेजेंस में, Hμ मतलब होता है सनलाइट, तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ जाता है और दूसरा हैलोजन उसकी जगह लग जाता है। एक हाइड्रोजन गया और हैलोजन लग गया, ये बन गया। ठीक है, बहुत इजी था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की होती है। एक, जब एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करे। नेगेटिव का मतलब बच्चों न्यूक्लियोफाइल होता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, तो उसे हम कहते हैं SN। एक पॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट करे, पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SE से शो किया जाता है। और एक फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करे, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। नेगेटिव सब्स्टिट्यूट आपको दिख जाएगा, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट आपको दिख जाएगा, फ्री रेडिकल आपको दिखने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए ट्रिक ये है, जब आपको ऐसा लगे कि कोई प्लस जा रहा है और कोई माइनस आ रहा है, या कोई माइनस जा रहा है और कोई प्लस आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। प्लस जा रहा है तो प्लस ही आएगा, माइनस जा रहा है तो माइनस ही आ रहा होगा। पर आपको देखकर ऐसा लगे तो समझ लो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ये टिप ऑफ द डे है बच्चों, ये टिप ऑफ द डे है। जैसे इस रिएक्शन में हम लोगों को दिख रहा है, ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में अपन को यही लग रहा है कि हाइड्रोजन तो प्लस है, वो जा रहा है, और क्लोरीन माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये पहला तरीका जिससे हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाया। दूसरा, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखते रहिए। एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, इसमें आपको 4 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ए, आप नॉर्मल एल्कीन ले लीजिए, डबल बॉन्ड ले लीजिए, और इसमें Br2 ब्रोमीन डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। आप नॉर्मल डबल बॉन्ड ले लीजिए, नॉर्मल डबल बॉन्ड में आप ब्रोमीन Br2 डाल दीजिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इसके पास लग जाएगा, एक ब्रोमीन उसके पास लग जाएगा। कितने आसान तरीका है ये बनाने का। याद करिए बच्चों, आज ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया, जब दो लगातार कार्बन पर दो लगातार हैलोजन लगे हो, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, विसिनल डायहैलाइड। इससे विसिनल डायहैलाइड बनता है। एक दूसरा तरीका है जिसमें हमारे पास इस तरह का एल्कीन है, इसमें हम HBr डालते हैं। HBr डालने के 2 तरीके हैं बच्चों। HBr डालने के हमेशा याद रखिएगा 2 तरीके हैं बच्चों। एक बार मार्कोनिकॉफ और एक बार एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या होता है ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ बच्चों? मार्कोनिकॉफ केस में याद कर लो, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन यहां जाएगा। डबल बॉन्ड जब टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, और ब्रोमीन कहां जाएगा, इसके पास, जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है। अर्थात प्रोडक्ट बनेगा ये इस तरह का 2 डिग्री। जबकि अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करूं बच्चों, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन यहां आएगा। मैंने दोनों अलग अलग कलर के पेन से बनाया है, आप जिंदगी भर याद करेंगे। क्या है मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाए जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन वहां जाए जहां कम हाइड्रोजन। याद रखिए मार्कोनिकॉफ के साथ में आपको कुछ नहीं लिखना होता है, बट जब आप एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते हैं, इट इज मैंडेटरी कि आप लोग पर ऑक्साइड लिखें उसके नीचे। पर ऑक्साइड से ही पता लगता है कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ है। और बच्चों सी तरीका, अगर आपके पास कोई ऐसा है
जिसमें एलाइल कार्बन है। हाँ जी एलाइल कार्बन है। मैं काम करता हूँ इसको अगले पेज पे इधर ही बना देता हूँ, जिसपे आपके पास एलाइल कार्बन है। हाँ जी एलाइल कार्बन है। कौन सा कार्बन एलाइल कार्बन होता है बच्चों? वो कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन एलाइल कार्बन। अगर तुम इस पे हेलोजन लगाना चाहते हो तो तुम Cl2 डालो और टेम्परेचर डाल दो 773 केल्विन। इस 773 केल्विन टेम्परेचर की जगह यूवी लिखा आ जाए तो भी वही काम करता है एलाइलेशन का। दैट मींस ये हेलोजन जाके जुड़ेगा सीधे एलाइल कार्बन पर। एलाइल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन चला जाएगा और वहां पर एलाइल कार्बन लग जाएगा। यहां पर बेंजीन पर भी ऐसे ही होता है। बेंजीन पर भी ऐसे हो सकता है क्योंकि बेंजीन पर भी एलाइल कार्बन होता है। और याद करो आज ही की क्लास में मैंने आप लोगों को बच्चों बताया है कि बेंजीन के एलाइल कार्बन को बेंजाइल भी कहते हैं। बस अंतर इतना है यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम देना पड़ता है। तो हेलोजन सीधे एलाइल कार्बन पर अटैक करता है। कौन होता है एलाइल कार्बन? ये वाला कार्बन। इस पर अटैक करता है हेलोजन। तो इस तरह से इस पे हेलोजन लग जाता है, बेंजीन पे ना लगकर साइड में लग जाता है, इसलिए हम इसको साइड चेन हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। एक बार दोबारा बता दूं, दो तरीके बताए हैं। एल्केन से चेक कर लीजिए और एल्कीन से या तो हम सीधे Br2 डाल दें, हेलोजिनेशन कर दें, या तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन डाल दें, हाइड्रो हेलोजिनेशन कर दें। और तीसरा तरीका है एलाइलेशन। ये सी जो तरीका है सी, ये है एलाइलेशन, जब हेलोजन एलाइल कार्बन पर लगता है। बेंजीन के केस में यही एलाइल कार्बन स्पेसिफिकली बेंजाइल कार्बन कहलाता है बच्चों। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, और यही है बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, इसमें ए तरीका है ROH में आपने HCl डाल दिया, HCl। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये H और OH निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? RCl। इसमें क्या हुआ? OH नेगेटिव है जो जा रहा है और Cl भी नेगेटिव है जो आ रहा है। OH माइनस होता है आप जानते हैं और Cl भी माइनस होता है, तो एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो ये हुआ SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में खास बात है क्या? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है R प्लस का मतलब कार्बोकैटायन होता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं किस तरह का अल्कोहल ये रिएक्शन सबसे जल्दी दिखाएगा, तो आप कहेंगे जिसमें ये वाला बॉन्ड सबसे जल्दी टूट जाए। यह वाला बॉन्ड सबसे जल्दी किस में टूटेगा? जिसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो सबसे स्टेबल बने। तो आपके पास पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बनेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी ये रिएक्शन देता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल देता है, और 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वह 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो अपने आप में सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन माना जाता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, तब जाकर वो रिएक्शन होता है। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, इस रिएक्शन में एक बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था लूकस। लूकस साहब ने कहा कि जब जब ये क्लोराइड का प्रोडक्ट बनता है ना, क्लोराइड का, तो क्लोराइड के प्रोडक्ट में व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी का मतलब है झाग, जिससे हमें पता लग जाता है रिएक्शन हुई है या नहीं। तो इस चक्कर में अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है और उसमें मैंने HCl डाल दिया, तो व्हाइट टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि उससे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है जो अपने आप में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, समझो मेरी बात को, इमीडिएट टर्बिडिटी। 3 डिग्री वाला इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। इसका मतलब मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, मुझे नहीं पता यार किसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, किसमें 2 डिग्री अल्कोहल है, किसमें 3 डिग्री है। तुमने मुझे कहा कि सर मिक्स कर दिया, मैंने कहा ठीक है बेटा, अब क्या करना है? मैंने कहा तीनों में HCl डाल दे, एक काम कर, और एक कैटलिस्ट भी डाल दे, एनहाइड्रस NaCl2। तो एक में तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी का मतलब है सफेद रंग का प्रेसिपिटेट, झाग।
जिसमें तुरंत आ जाएगा, मैं समझ जाऊंगा वो रिएक्शन हो चुकी है और वही मेरा 3 डिग्री होगा। मैंने कहा हटाओ उसे, बच जाएंगे दो। एक थोड़ी देर बाद दे देगा, वो होगा 2 डिग्री, और एक देगा ही नहीं, उसको हीट करने पर देगा, तो मैं समझ जाऊंगा वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री वाला है। इसको हम लूकस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, अनस्टेबल होगा वो क्यों देगा बेटा? अनस्टेबल होगा तो वो तो देगा ही नहीं, उसको हीट करने पर देगा। वो चाहेगा मैं बनूं ही ना, पर हाँ हीट करेंगे तो जरूर बनेगा। इसके साथ कैटलिस्ट डाला जाता है, एनहाइड्रस ZnCl। तो टर्बिडिटी दे देता है थोड़े समय बाद, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट। और अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल याद करो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा जो सबसे अनस्टेबल है, इसलिए वो देगा ही नहीं यार। हाँ वो बात अलग है, तुम हीट करोगे तो देगा। टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, सूखा दे देते हैं, पानी देंगे तो बेटा फिर वो रिएक्शन बैक कर जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये इसे कहते हैं लूकस टेस्ट। ये आप लोगों ने HCl के साथ कर दिया। बी, हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, इसका 1 शॉट ना 2 भागों में करेंगे, 2 शॉट करेंगे बेसिकली। तो आज आधा और एक और दिन आधा, क्योंकि मैं चाहता हूँ चैप्टर अच्छी तरह से हो, तो अच्छी तरह से करने के लिए थोड़ा समय आपको लगेगा। बी, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला अल्कोहल में HCl डाल दिया था, दूसरा अल्कोहल में HBr डाल दिया। तो रिएक्शन क्या होगी, H2O निकल जाएगा और RBr बनेगा। पर कहानी में एक ट्विस्ट है बच्चों। तुम कहोगे कैसा ट्विस्ट सर? जैसे HCl रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है, HBr ऐसा रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है HBr। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, बॉन्ड अनस्टेबल बनता है। तो क्या करेंगे सर? तो ये रूम टेम्परेचर कभी मिलता ही नहीं है, तो इसको ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है। ऑन द स्पॉट मतलब इन सीटू, तुरंत बनाते हैं, 2 चीजें डालकर। एक चीज जो मुझे H+ दे और एक चीज जो मुझे Br- दे। मुझे 2 चीजें चाहिए, एक जो H+ दे और एक जो Br-। तो इसके लिए मैं क्या डालता हूँ, KBr डालता हूँ जो मुझे Br- देगा, और H2SO4 लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड जो H+ देगा। तो असलियत में ये मुझे देता है Br- और ये मुझे देता है H+, जिन दोनों से मिलकर बन जाता है HBr और मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ एक नई चीज सीखी हम लोगों ने कि जब मैंने अल्कोहल की HBr के साथ रिएक्शन करवाई तो HBr मुझे डायरेक्टली नहीं मिला, मुझे KBr और H2SO4 का सहारा लिया। इसी तरह से जब मैं अल्कोहल में HI डालूंगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, RI और H2O। पर मुद्दा ये है HI भी अनस्टेबल होता है, HI और अनस्टेबल होगा क्योंकि आयोडीन का साइज ब्रोमीन से भी बड़ा होता है, क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन के नेक्स्ट ग्रुप में आता है। इसका मतलब एक और शेल ऐड हो जाता है, साइज और बड़ा हो जाता है, अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, रूम टेम्परेचर पे अनअवेलेबल। क्या करें सर, क्या करें? अरे भाई इसको भी इन सीटू बनाइए, जैसे ऊपर वाले को बनाया है इसको भी बनाओ। अनस्टेबल है, तुरंत बनाओ। कैसे बनाएंगे, KI डालकर और H2SO4 डालकर। भाई KI क्या देगा, KI देगा K+ और I-। H2SO4 क्या देगा, एसिड H+ देगा, तो ये H+ और ये बन जाएगा HI। बट यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट, क्या कि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो जो बचा हुआ H2SO4 है वो आगे काम पे लग जाता है और इसको ऑक्सीडाइज करवाता है I2। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल। ऑक्सीडाइज करवाने का मतलब है रिडक्शन करना है, रिडक्शन मतलब
ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडाइज करवाना, ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव कर देता I2। इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने Ki ले लिया और H2SO4 ले लिया इस मकसद से कि ये दोनों मुझे मिलकर देंगे Hi। ये HI देते तो हैं बट ये H2SO4 इसी HI को बदल देता है I2 में। मैं इंतजार कर रहा हूँ HI आएगा, HI आएगा, HI आया ही नहीं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आया ही नहीं भाई, क्योंकि HI तो ऑक्सीडाइज हो गया I2 में। ले भैया बैठा रहूंगा मैं तो पूरा दिन। मैंने कहा अच्छा ये H2SO4 तू कर रहा पंगे बेटा। मैंने कहा H2SO4 तू निकल चल, तू क्लास में बैठेगा ही नहीं आज से, क्योंकि तू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना। तो कह रहा मैं नहीं हूंगा तो कहां से H+ लाओगे। मैंने कहा कोई और एसिड ले लूंगा, कोई और एसिड ले लूंगा जो H+ देगा मुझे और इस H+ के साथ I के साथ HI बना देगा, और ऐसा एसिड ढूंढ के लाऊंगा बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। फिर क्या करेगा, मुझे मिल गया ऐसे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या होता है H+ देख, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, बात ही खत्म। तो इसीलिए जब मैं HI के साथ रिएक्शन करता हूं तो H2SO4 का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ड्यूरिंग द reaction of alcohols with Ki, H2SO4 is not used as it is an oxidizing agent which oxidizes the produced HI into I2। I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है भाई, इसीलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। Instead I will use some other acid like H3PO4 which is not acting like an oxidizing agent। बात खत्म। अगली रिएक्शन D, ROH को PCl3 के साथ डाल दो बच्चों, PCl5 के साथ डाल दो, बनेगा RCl ही, यही मकसद है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, कुछ भी डाल दो बनेगा RCl। और E, ROH को डाल दो SOCl2 के साथ, ये SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड, डाल दूं तो कैसी रिएक्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक स्टार रिएक्शन, सबसे पहले एक R एक Cl के साथ बना देगा RCl, हेलो एल्केन सबसे पहले बन जाएगा जो मेरा मेन एजेंडा था। फिर एक H एक Cl के साथ HCl बना देगा। आपको मैं बता दूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एक लिक्विड बट एक फ्यूमिंग गैस है। फ्यूमिंग गैस मतलब उड़ता रहता है, रिसता रहता है, तो ये उड़ता रहेगा टेस्ट ट्यूब में। ऊपर एरो का मतलब उड़ रहा है, नीचे एरो का मतलब प्रेसिपिटेट बन के जम गया। दोबारा देखिए, एक R गया Cl के साथ, एक H गया Cl के साथ, दोनों Cl के साथ चले गए, ठीक है भाई, मतलब दोनों Cl यूज हो गए। बचा क्या, बचा यहां से ऑक्सीजन, यहां से SO, SO और O क्या बन गया SO2, ये भी उड़ गया। ले भैया, इसका मतलब ये रिएक्शन बड़ी काम की रिएक्शन हुई। क्यों सर, क्योंकि भाई इसमें जो दो प्रोडक्ट्स थे ना हेलो एल्केन के अलावा, हेलो एल्केन तो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के अलावा इन्हें कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स। ये तो गैस बन के उड़ गए, तो टेस्ट ट्यूब में सिर्फ कौन रहा, मेन प्रोडक्ट। तो ये तो मेरे लिए फायदे का सौदा हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें मेन प्रोडक्ट को मुझे इन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से सेपरेट करने का कोई झमेला नहीं पड़ा। इसे कहते हैं डार्जन्स प्रोसेस, डार्जेंस प्रोसेस। ये है प्रेफर्ड मेथड। प्रेफर्ड मेथड क्यों, एज द बाय प्रोडक्ट्स आर गैशियस, वो एस्केप कर जाते हैं, मेरा प्रोडक्ट रह जाता है। बेटा इतने सारी रिएक्शन पढ़ ली, समझो मेरी बात को, इतनी सारी रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ ली, ज्यादातर क्या थे, ज्यादातर या तो क्लोरीन वाले हैलोजन बन रहे थे या तो ब्रोमीन वाले हैलोजन बन रहे थे।
फ्लोरीन वाले और आयोडीन वाले बहुत कम बनते हैं या बनते ही नहीं। तो ये साइंटिस्ट ने भी देख लिया, साइंटिस्ट ने कहा यार फ्लोरीन और आयोडीन वाले बनाने हैं तो क्या करेंगे। उनके लिए उन्होंने कुछ स्पेशल मेथड्स बनाए। उन्होंने कहा भाई जितने कार्बन का फ्लोरीन या जितने कार्बन का आयोडीन बनाना है वो मुश्किल है बनाना, तो इसलिए पहले वो वाला हैलोजन बना लो जो आसानी से बन जाता है, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन बना लो। मतलब सर समझ में नहीं आया। मतलब अगर कल को आपको कहे कि कल को कहे फ्लोरो इथेन बनाना है, आप कहोगे डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले क्लोरो इथेन बना लो, फिर क्लोरो एथेन से इस हेलोजन को एक्सचेंज कर फ्लोरीन लगा दो, ये हो सकता है, डायरेक्ट नहीं बन सकता। तो इसीलिए अगली रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन 4। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, आर एक्स, यहां पर एक्स ऑलरेडी एक हेलोजन है जो आसानी से लग जाता है क्लोरीन या ब्रोमीन, और इसके साथ अगर मुझे आयोडीन लगाना है तो मैं लगा दूंगा NaI, ये फोर्थ का ए है, फोर्थ का फर्स्ट। आयोडीन लगाना है तो NaI डाल दूंगा, इसे कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या होता है इस रिएक्शन में, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये X Na के साथ निकल जाएगा NaX, और Ri के साथ बन जाएगा Ri, NaX निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं Rx की AgF के साथ बनाने, फ्लोरीन बनाना है, तो इसे कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स। वायोडीन के लिए था NaI, फ्लोरीन के लिए स्वार्ट्स। यहां पर भी X वही है जो आसानी से बन जाता है, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन, और ये आपका निकल गया AgX, तो बन गया RF प्लस AgX। ये आपके सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए डन बच्चों, डन डरा डन डन। अगर मैं सभी को एक चार्ट पे लिख दूं, सभी को एक जगह लिख दूं, तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया आप लोगों को फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया। इस रिएक्शन का नाम क्या था, इस रिएक्शन का नाम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन था। इसमें क्या डाला था याद करिए बच्चों, सबसे पहले हमने इसमें डाला था H म्यू, सनलाइट डाली थी, हेलोजन, हेलोजन डाला था और सनलाइट डाली थी, और सीधे क्या बन गया था बच्चों, हेलो एल्केन बन, हेलो एल्केन। ठीक है, ये पहला था तरीका। दूसरा था फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से मैंने आपको टोटल तरीके सिखाए 4। कैसे, सबसे पहले ए सिंपल Br2 डाल दो और CCl4 डाल दो, तो उससे बन जाता था विसिनल, लगातार 2 कार्बन पे 2 हेलोजन लग जाते थे। HBr डाल दो, और कुछ मत लिखो, कुछ ना लिखने का मतलब है मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। HBr लिखो और उसके परऑक्साइड लिख दो, परऑक्साइड का लिखने का मतलब ही एंटी मार्कोनिकॉफ है। दूसरा Cl2 डाल दो 773 केल्विन पर या यूवी रेडिएशन पर, इससे क्या बनता था याद करिए बच्चों, एलाइल बनता था, एलाइल। फिर तीसरा मैंने करवाया फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से आप कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन। इसका पहला तरीका मैंने बताया आज, HCl डाल दो, इसका नाम था लूकस टेस्ट। दूसरा मैंने कहा HBr डाल दो, याद करिए HBr डायरेक्टली नहीं मिल रहा था तो हमने बनाया था KBr और
H2SO4 के साथ। फिर हमने बताया HI डाल दो, हमने बताया HI भी डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, KI होता और H2SO4 नहीं डलता इधर, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसकी जगह हम कोई दूसरा एसिड लेते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो, जैसे H3PO4। फिर PCl3 डाल दो या PCl5 डाल दो तो उससे भी वही बनेगा सेम। फिर SOCl2 डाल दो तो उससे मैंने आपको बताया डार्जन्स प्रोसेस है और ये अच्छा मेथड माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया फोर्थ रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसके दो पार्ट बताया, हालांकि जगह नहीं है यहाँ पर इसलिए मैं एक ही जगह बता रहा हूं इसको, एक ही जगह बता रहा हूं। मैंने इसमें कहा NaI डालो और ड्राई एसीटोन डालो। इस रिएक्शन को फिंकल स्टीन कहते हैं और ये फॉर आयोडीन के लिए है। और AgF डाल दो, उसे हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन और ये है फॉर फ्लोरो के लिए। ये सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों के पास एक ही शीट में आ गई बच्चों, एक ही जगह समा गई सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इस चार्ट को 10 बारी लिखो, 15 बारी लिखो, इतनी बार लिख लो कि आपके मगज में दिमाग में घुस जाए, आपको याद हो जाए नंबरिंग, यहां से ये डालना, यहां से ये कैसे बनेगा, सब एकदम टिप्स पे याद हो। के बाद आता है हेलोएरीन कैसे बनता है बच्चों। हेलोएरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। हेलोएरीन कैसे बनता है, तो एक फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के हेलोजिनेशन। सर ये पढ़ा था एल्केन के हेलोजिनेशन, मतलब एल्केन में हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, देखो चेक करो। एल्केन का हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इसे कहते हैं। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, और वो है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हाँ जी बताइए। यस, इसमें वो इतना ज्यादा प्रेफर्ड नहीं होता। ये है हम लोगों का बेंजीन। सर ये H क्या शो कर रहा है, हर कार्बन पे H है, हमने इस कार्बन पे जानबूझ के H क्यों दिखाया, इसका रीजन है ताकि मैं आपको समझा सकूं। सब्स्टिट्यूशन, AlCl3 डाल दो या FeCl3 डाल दो या Fe डार्क डाल दो, इन तीनों का मतलब एक ही है, ये तीनों एक ही काम करते हैं बच्चों। बच्चों जब भी मैं आपको कहूं ना बेंजीन की कोई रिएक्शन होने वाली है तो समझ जाओ बेंजीन को थोड़ा सा डिटेल में देख लो। अभी मैंने पीछे भी बता ही दिया था, बेंजीन कुछ ऐसा होता है भाई, बेंजीन कुछ ऐसा होता है भाई साहब, जिस पर हर एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब sp2 कार्बन है, मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो H पे है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव जाएगा लाला जी तो इसकी जगह कोई दूसरा पॉजिटिव ही आएगा। तो याद कर लो, अगर बेंजीन कोई रिएक्शन दिखा रहा है, बेंजीन चेन में, बेंजीन रिंग में कुछ रिएक्शन हो रही है,
तो जरूर उसमें H+ जाएगा और कोई दूसरा पॉजिटिव आएगा। मतलब बेंजीन पे सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है मरते दम तक। इसे ऑर्गेनिक में याद कर लो भाई, एक पॉजिटिव जाएगा दूसरा पॉजिटिव आएगा। बेंजीन पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, एरोमेटिक मतलब रिंग कंपाउंड है, तो इसलिए कहते हैं बेंजीन ऑलवेज शोज एरोमेटिक एसी। एसी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन ऑलवेज शोज एरोमेटिक एसी, हमेशा बेंजीन, अगर मैं कहूं बेटा बेंजीन सोते सोते भी आपको कोई जगा दे, भाई बेंजीन कोई रिएक्शन दिखा रहा है, तुम कहोगे सर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा और क्या होगा। बेंजीन के बाद 6 कार्बन है, 6 कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो हर कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव हाइड्रोजन जाएगा तो दूसरा कोई पॉजिटिव ही आएगा, अर्थात हाइड्रोजन जाएगा कोई दूसरा पॉजिटिव आएगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या होने वाला है, ये H+ यहां पे जाएगा और Cl+ आएगा। तुम कहोगे Cl+ कैसे हो सकता है, यही तो गेम है। ये जो 3 आइटम डाली है ना तुमने, AlCl3 FeCl3 Fe डार्क, ये इसको पोलराइज करती है, माइनस और प्लस में पोलराइज करती है जनाब। यस, यही गेम है। तो ये माइनस वाला क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा, HCl बना देगा, और प्लस वाला क्लोरीन उसकी जगह लग जाएगा। इस तरह से ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा और बेंजीन पे हो जाएगा हैलोजनेशन। एक तरीका था। दूसरा तरीका मैं अलग चार्ट पे बनाना दिखाऊं। दूसरा है फ्रॉम BDC। ये क्या है BDC? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड? थोड़ा सा समझ लो। ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, N2+Cl-, ये है बेंजीन डाइएजोनियम। एजो मतलब नाइट्रोजन के बॉन्ड को कहा जाता है, क्लोराइड Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC। BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है भाई साहब। ये कैसे बनता है, अगर किसी को जिज्ञासा है कि ये कैसे बनता है, ये एनिलीन, एनिलीन एक आइटम होती है भाई। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, उसमें डाल दो आप NaNO2 और HCl 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो एनिलीन बन जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये एक रिएक्शन है, बट इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि मुझे अभी हेलोएरिन बनाना है। हेलोएरिन किससे बनाना है? BDC से बनाना है, BDC से हेलोएरिन बनाना है। तो ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं इसमें डाल दूं HCl, भाई साहब ध्यान से देख लीजिएगा जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HCl डाल दूं और कैटलिस्ट यहां पर जो है, अपन का जो कैटलिस्ट है वो है Cu2Cl2, Q+ क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या होता है ना, ये H इस Cl के साथ जाता है, HCl बनता है। पहली बात, जैसे ये Cl- यहां से फुर करके उड़ता है, यहां से N2 गैस फुर करके उड़ जाती है, तो ये प्लस आ जाता है बेंजीन पे, जिसकी वजह से बेंजीन हो जाता है हाईली अनस्टेबल। प्लस आ जाएगा बेंजीन पे जो अनस्टेबल होगा, ये यहां से Cl- उसको रेस्क्यू करने के लिए आएगा। दोबारा देखिए, दोबारा ये H Cl से कहेगा चल यार अब लौट चलते हैं अपने देश, ठीक है। जैसे ये Cl उड़ेगा यहां से, ये N2 गैस उड़ जाएगी यहां से, बेंजीन रह गया अकेला प्लस चार्ज के साथ, उसको एडजस्ट करने आ जाएगा ये Cl-, यस। तो इसका मतलब व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट माय डियर? द फाइनल प्रोडक्ट इज क्लोरोबेंजीन।
फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर HBr डालता और Cu2Br2 डालता तो क्या होता? चेक करिए, ये HCl के साथ चला जाता, वहां से N2 गैस उड़ जाती और ब्रोमीन आके लग जाती, है ना। इधर भी HCl उड़ता, N2 गैस उड़ती, इधर भी HCl उड़ता, N2 गैस उड़ती। इसके बाद अगर मैं इसमें डालता Ki सपोज कर, तो निकलता KCl, KCl निकलता बच्चों, वहां से N2 गैस निकलती और आयोडीन लग जाता बेंजीन के ऊपर। ये तीनों रिएक्शन करवाने वाले यथार्थ में एक ही साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सैंडमेयर। इसलिए इन तीनों रिएक्शनों को हम लोग कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसमें डाल देता हूं HCl ही डालता हूं सेम, बट रिएजेंट इस बार कॉपर पाउडर डालता हूं, कॉपर पाउडर, तो सेम वही रिएक्शन होती है, फर्स्ट है, सेम डिट्टो। देख लो बेटा, फर्स्ट रिएक्शन और उसमें कोई अंतर नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन और ये दोनों सेम है। बस अंतर सिर्फ इतना है, फर्स्ट रिएक्शन में Cu2Cl2 है और इस रिएक्शन में कॉपर पाउडर है। इस रिएक्शन का नाम दूसरा साइंटिस्ट है, इसका नाम है गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। इसके अलावा अगर मैं इसमें डाल दूं बच्चों HbF4, तो यहां भी वही होगा, H प्लस Cl माइनस के साथ चला जाएगा, बचेगा BF4 माइनस, BF4 माइनस में से BF3 निकल जाएगा, तो क्या बचा? F माइनस बचा। तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर लग जाएगा F माइनस, मतलब F, और HCl इधर भी निकलेगा, N2 गैस इधर भी निकलेगी। उसके अलावा यहाँ एक नई चीज निकलेगी, BF3, ये नई चीज निकलेगी, यहां देखना, दोबारा देख लो, H प्लस चला जाएगा HCl, यहां से N2 गैस निकल जाएगी, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा BF4, BF4 में से BF3 निकल जाएगा न्यूट्रल, तो F माइनस रह जाएगा, F रह जाएगा और BF3 रह जाएगा। इस रिएक्शन को करवाने वाले बेल्स और शाइमन थे, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है बच्चों बेल्स शाइमन रिएक्शन। ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है बच्चों? आज हम लोगों ने चैप्टर का 50% किया है। हमने यूपीएससी कर ली और एमओपी कर ली। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इस वीकेंड पर या नेक्स्ट वीक स्टार्ट पर या संडे मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों पार्ट पर क्लास बनाएंगे। आज और ज्यादा लंबी